जिसमें मेंस इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। मेंस के जितने भी क्वेश्चंस देखिएगा उसमें रहेगा डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, जिसमें कि हमें सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एनालाइज करना होता है। किसी चीज पे, किसी चीज का या किसी गवर्नमेंट के डिसीजन का या फिर किसी भी चीज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक, किसी भी चीज का कंट्री के सोशल, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी को एनालिसिस करना मेंस का क्वेश्चन होता है। मेंस इज ऑल अबाउट दैट। सो हिंदू एडिटोरियल, नॉट हिंदू एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल बहुत बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आर यूपीएससी प्रिपरेशन। और हम लोग जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत आसान बना दिया है थ्रू देयर फाउंडेशन बैचेस। बहुत लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज लिखवाते हैं, हर दिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं, उससे एग्जामिनेशन बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन एक चीज जो बहुत लोगों ने मिस किया है वो है कि हिंदू एडिटोरियल्स का पढ़ना कैसे आसान बनाया जाए। क्योंकि हिंदू एडिटोरियल से बहुत ही एक जंगल है जिसमें कोई घुसना नहीं चाहता। इट्स सच, इतना कॉम्प्लेक्स चीज है ये, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए साइनवी आईएएस जिसके हम पार्ट हैं, बहुत लोगों ने जो जिन्होंने, वी आर ऑल एस्पिरेंट्स। मैं हर्षवर्धन लाल हूँ, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और मेरा बहुत लंबा सफर रहा है यूपीएससी में। मैंने 5 बार मेंस लिखा है, और मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत ये चीज़ों इस बहुत ये कमी मुझे बहुत खली है। क्योंकि मतलब न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को पढ़ने के में कोई मदद नहीं करता है, आप बिल्कुल अकेले हैं, जबकि इसमें मदद किया जा सकता है। अगर जैसे एक सिंपल तरीका बताऊं मैं आपको कि कोई भी चीज़ को समझना हो, तो समझने का तरीका क्या है? एक ऑब्जेक्टिव तरीका ये है कि यू शुड रीड इट ट्वाइस। आप कोई भी चीज़ को आप कोई भी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं ऑन फर्स्ट रीडिंग करके आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। इनफैक्ट क्लास जो आपका होता है, फाउंडेशन क्लास है, जो भी कोचिंग की क्लासेस होती हैं, उसमें आप लेक्चर को एक बार सुन के नहीं समझ सकते। यू हैव टू टेक डाउन नोट्स, आपको नोट्स लेना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ाया गया, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो अगर हम ऐसा कोई सेटअप कर दें कि हिंदू एडिटोरियल्स का डबल रीडिंग हो जाए। अब क्या है कि एडिटोरियल्स जो है बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको पढ़ने में एक तो बहुत टाइम लगता है, दूसरा बहुत मेहनत लगता है। तो और तो उसको डबल रीडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा कुछ सिस्टम जिससे कि डबल रीडिंग आसान हो जाए। तो वही चीज़ जब मैं प्रिपरेशन के बाहर हूँ, तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, मैंने उसको सोचा कि मैं इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसे इम्प्लीमेंट किया है शाइन बीआईएस ने, हम शाइन बीआईएस की टीम ने, कि हाउ टू मेक न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स रीडिंग इजी, उसको आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है, हमारा जो शाइन बीआईएस का जो एम है वो यही एम है कि हमारा एम है कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स का रीडिंग हो गया, प्रीलिम्स का एमसीक्यू सॉल्विंग हो गया, मेंस का आंसर राइटिंग हो गया, इन सब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे समझाया जाए। तो इस पे हम लोग काम करते हैं, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले फर्स्ट ईयर हम लोग इस सेशन में देखेंगे एडिटोरियल्स पे, हाउ टू मेक इट इजी, हम लोग कैसे इसको आसान बना सकता है। आसान इन द सेंस कि उसको समझ कैसे, मतलब कि उसको पढ़ने में जितना टाइम लगाते हैं उस टाइम को कम किया जाए, उसको इफेक्टिव बनाया जाए, जितना भी हम पढ़ें वो हमें याद रहे, जितने भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको वो ऑर्गेनाइज रहे हमारे थॉट प्रोसेस में भी, और जब हम आंसर लिखें उसमें भी। ये सब चीजें हैं जिसपे हम मतलब कि वी हैव टू वर्क ऑन, मतलब वी हैव वर्कड ऑन, और भी हम लोग एड्रेस करेंगे इस सेशन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने कंपेयर किया है कि मतलब कि हिंदू माइथोलॉजी में या पुराणों में एक हिस्सा आता है समुद्र मंथन का। तो हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को पढ़ना बहुत हद तक इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक तरह से एक समुद्र है, उसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत आइडियाज हैं, राइटिंग स्टाइल है, उसके लिए मतलब मीन्स ये आंसर राइटिंग में बहुत सारे, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए उसका बहुत सारा क्लूज छुपा हुआ है, ऐसे को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसका क्लूज बहुत छुपा हुआ है, अपना एक ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाए जो कि हमारे आंसर राइटिंग में भी ओरिजिनलिटी को बढ़ाएगा, उसके बहुत सारे क्लूज छुपे हुए हैं, उसको कैसे खोजा जाए। और प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन एक इंटीग्रेटेड, यूपीएससी प्रिपरेशन का 3
स्तर है, लेकिन तीनों इंटीग्रेटेड है। जो नॉलेज है एक ही है। नॉलेज को तीन तरीके से एसेस किया जाता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से, दूसरा है सब्जेक्टिव तरीके से, और तीसरा है पर्सनालिटी एसेस करके। ये तीन तरीके हैं, लेकिन एसेस करने के ये तीन तरीके हैं नॉलेज को एसेस करने के, लेकिन नॉलेज एक ही है। एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो एडिटोरियल एक समुद्र है जिसको बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। तो व्हाट इज, इसमें कमी क्या है? कमी है हमारे पास टूल्स नहीं है जिससे कि हम उसको एनालाइज कर सके एडिटोरियल्स को, और उससे सारी चीजें जो बेनिफिशियल है वो निकाल सके। तो वैसा ही एक टूल्स है एडिटोरियल नोट्स। अब एडिटोरियल नोट्स जो हम लोग शाइन भी है, हम लोगों ने एडिटोरियल नोट्स को बनाया है, डिजाइन किया है। तो आपको आगे समझाएंगे कि कैसे एडिटोरियल नोट्स जो है हिंदू न्यूज़पेपर जो उसका एडिटोरियल है उसको समझने में, और उसको उससे सारे फायदा जो हो सकता है, निकल सकता है, उसके सारे फायदा को अवेल करने में, उसके सारे बेनिफिट्स को अवेल करने में कैसे हेल्प करेगा। तो इसी को एनालॉजी को आगे बढ़ा के हम लोगों ने लिखा है कि जैसे कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उसी तरह से अगर हम एडिटोरियल को अच्छे तरीके से मंथन करें। मंथन कैसे करें आपको जस्ट एक समझा रहा हूँ। जैसे कि इसमें मंथन में देवर टू पार्टीज, एक था डीमंस, एक थे डीमंस और एक थे गॉड्स, डेमी गॉड्स। तो हमारे माइंड के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और हम लोग आंसर भी, आप लोग अगर आंसर राइटिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखते हैं। तो अगर हम एडिटोरियल्स के जो थॉट प्रोसेस है, जो उसमें समझाया गया है, उसको हम एनालाइज करें दोनों साइड से। अगर जैसे कि बोला गया है कि नहीं गवर्नमेंट का पॉलिसी ठीक है, उस पर एडिटोरियल लिखा गया है, तो उसको हम लोग एनालाइज करें अपने पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, तो हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगा। हम लोग उससे कुछ रियलाइजेशन होंगे, उससे कुछ बेनिफिट्स होगा। उससे बेनिफिट्स क्या होगा? सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आप जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे एडिटोरियल नोट्स को, एडिटोरियल्स को, तो उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। आंसर राइटिंग स्किल्स, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उसका कंटेंट क्या है वो समझ में आएगा, तो आपका आंसर राइटिंग पे भी हेल्प करेगा। ऐसे राइटिंग स्किल्स, अब ऐसे राइटिंग क्या है कि ऐसे राइटिंग बहुत सटल एस्पेक्ट्स है एडिटोरियल्स का। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द ऐसे राइटिंग पार्ट ऑफ एडिटोरियल इन फर्स्ट रीडिंग। पहला रीडिंग में आप ये सब नहीं समझ सकते हैं, आपको सेकंड रीडिंग करना पड़ेगा उसमें ऐसे एडिटोरियल्स में देखने के लिए कि उसमें ऐसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ हमारे फायदे के लिए। ठीक है, तो अगर जैसे एडिटोरियल नोट्स एक टूल है, तो उसके यूज करके आप सेम टाइम में सेकंड रीडिंग भी कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत चीज पता चल जाएगा, इससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे। और चौथा है बिल्डिंग ओरिजिनलिटी। अब देखिए, बिल्डिंग ओरिजिनलिटी इज बहुत बड़ा पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन में, और इसको क्वालिफाई करने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आंसर राइटिंग में, लेकिन हमारा 50% से ज्यादा मार्क्स जाता नहीं। लेकिन बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स होते हैं जिनका बहुत आसान से निकल जाता है। तो वो व्हाट इज द थिंग जो दैट इज रिवॉर्डेड इन यूपीएससी एग्जाम, वो है ओरिजिनलिटी। अगर आपके आंसर में एग्जामिनर को ओरिजिनलिटी दिख गया, ओरिजिनलिटी इन थॉट प्रोसेस, किसी भी तरीके से ओरिजिनलिटी इन द वे यू राइट, द वे यू प्रेजेंट, किसी भी एस्पेक्ट में ओरिजिनलिटी दिख गया, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा एग्जामिनर। ओरिजिनलिटी बिल्ड करना बोथ इन थॉट प्रोसेस एंड इन आंसर राइटिंग, जब आपका ओरिजिनलिटी थॉट प्रोसेस में आएगा तभी आपका ओरिजिनलिटी आंसर राइटिंग में भी आएगा। तो ओरिजिनलिटी डेवलप करना बहुत ही एक बड़ा पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन में, जो कि आपको एनालिसिस ऑफ एडिटोरियल से आ सकता है। इट्स अ बहुत बड़ा फायदा है एडिटोरियल का। अब आते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं द हिंदू में। तो हिंदू में बेसिकली 6 आर्टिकल्स होते हैं जिनको पढ़ना होता है। जनरली पेज 6 और 7 पे आता है वीक डेज पे, और वीकेंड्स में पेज नंबर 11, 12 ऐसे आता है। तो 2 तो एडिटोरियल्स होते हैं जो कि करीब 300 वर्ड का ऐसे होता है। ये एडिटोरियल 1, एडिटोरियल 2 300 वर्ड्स का होता है, 300 से 400 वर्ड। एक लीड आर्टिकल होता है जो करीब 1500 वर्ड का ऐसे होता है। और फिर कमेंट आर्टिकल्स, वो कमेंट सेक्शन में रहता है द हिंदू के, तो वे 3 कमेंट आर्टिकल, ये करीब 700 से 800 वर्ड का होता है, ये कमेंट के आर्टिकल्स। ओके, ये 6 आपको पढ़ना होता है। और हम जो एडिटोरियल नोट्स देते हैं तो वी कवर ऑल दिस 6 आर्टिकल्स।
अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो आप लोगों ने रजिस्टर किया और आप लोगों ने शेयर भी किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को आ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सभी लोग फेस कर रहे हैं वो है टाइम कंज्यूमिंग। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। एक ने तो लिखा कि आई स्किप इट बिकॉज ये बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक बहुत ही बड़ा इशू है एडिटोरियल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का, लेकिन पढ़ना उतना ही कठिन, उतना ही टफ है, टाइम कंज्यूमिंग। आप एडिटोरियल नोट्स पूरे न्यूज एडिटोरियल्स खैर पूरे न्यूज को पढ़ने जाए तो आपका दिन पर भी जा सकता है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े तो। लेकिन एस्पिरेंट्स के पास 2 घंटे ज्यादा टाइम नहीं होता है ये न्यूज़पेपर पे देने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने वो टूल डिजाइन किया है एडिटोरियल नोट्स। दूसरा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है पढ़ना, उसमें जिस खासकर हिंदू का लीड आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो तीसरा है डिफिकल्टी इन मेकिंग नोट्स। अब आपको नोट्स तो तब आप बनाएंगे ना जब आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज लिखा है क्या नहीं है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक नोट्स नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात है नोट मेकिंग में कि नोट मेकिंग शुड नॉट बी डन इन द फर्स्ट रीडिंग। पहला रीडिंग में नोट मेकिंग नहीं करना चाहिए। आप सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स है उनसे ही पूछ सकते हैं कि पहला रीडिंग में नोट्स मेकिंग नहीं करना चाहिए। यू विल एंड अप राइटिंग द होल बुक, द होल एडिटोरियल इन नोट्स। नोट्स मेकिंग तभी करना चाहिए जब आप समझ चुके हैं आर्टिकल को एक बार आप समझ चुके हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे वो इंटरलिंकेजेस क्या है वगैरह वगैरह, तब आपको नोट्स बनाना चाहिए। तब आपका नोट्स क्रिस्प और अच्छा रहेगा, क्वालिटी रहेगी। तो इसीलिए, और चूंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास टाइम नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है कि उसको एक बार से ज्यादा पढ़ सकें एडिटोरियल न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को, तो नोट मेकिंग बहुत ही कठिन है पहले रीडिंग में। लेकिन नोट मेकिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप जान लें कि एडिटोरियल्स का नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भविष्य में रिवाइज कर सकें, आप भूलें नहीं। रिटेंशन और मेमोराइजेशन के लिए नोट्स जरूरी है। और इसी से रिलेटेड है प्रॉब्लम की नॉट एबल टू पिक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स है, पहला रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है, तो पहला रीडिंग में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पिक कर पाते हैं लोग। और चूंकि समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स है, तो मेमोराइजेशन और रिटेंशन भी लो रहता है। अब रिटेंशन मेमोराइजेशन का कैसे होता है ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। रिटेंशन और मेमोराइजेशन तभी होगा जब आप चीज़ों को अच्छे से आपने चीज़ों को समझ लिया है, वो चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, वो चीज़ें आप समझ अगर चुके हैं तभी आपको वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ये सब चीज़ तभी हो सकता है जब आप एडिटोरियल्स को कम से कम 2 बार पढ़ें, मतलब कि उसको अच्छे से पढ़ें। ये ये द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एडिटोरियल नोट्स। आप अगर एडिटोरियल्स पढ़ने से पहले एडिटोरियल्स के सेंट्रल आइडिया को जान लें, एडिटोरियल्स के डायमेंशंस को जान लें, उसमें क्या क्या डायमेंशंस है, किस किस एस्पेक्ट्स में क्या क्या किस किस एस्पेक्ट्स में डिस्कस किया गया है, कौन कौन से आइडियाज हैं मेजर, वो अगर आप जान लें, और जितने भी डायमेंशंस हैं और आइडियाज हैं उसको कैसे सब्सटैंशिएट किया गया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, डाटा दिया गया है। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ने के पहले ये सब जान लें तब आपका एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत ही कम टाइम में पढ़ लेंगे एडिटोरियल्स, आपका रीडिंग स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने एक बार ये सारा स्ट्रक्चर जान लिया एडिटोरियल का, तो आपके लिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जो टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्टी इन मेकिंग नोट्स, पिकिंग रेलेवेंट आइडियाज, रिटेंशन, मेमोराइजेशन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ने के पहले ये सारा स्ट्रक्चर एडिटोरियल का जान लेते हैं। तो मैंने जितने भी आप लोग आए हैं तो मैंने सभी को आज का एडिटोरियल नोट्स शेयर किया है। तो मैं एक बार आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कैसे। देखिए जैसे कि आज सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन, ये आज का एडिटोरियल नोट्स है 16 सितंबर का। इसमें लीड आर्टिकल है पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एसेंशियल पिट स्टॉप, ये आज का लीड आर्टिकल। अब देखिए इस एडिटोरियल नोट्स में सारे डायमेंशंस डिस्कस किए गए हैं। पहला डायमेंशन है, ये बेसिक्स का सेंट्रल आइडिया है इस लीड आर्टिकल का,
द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके अगर सरकार वो स्टैंडिंग कमिटीज में बिल रेफर करती है तो उससे क्या क्या फायदा होगा, इसका सेंट्रल आइडिया है इस आर्टिकल का। और उसको बहुत सारे डायमेंशंस में राइटर ने डिस्कस किया है। पहला डायमेंशन है मॉनसून सेशन को उसने डिस्कस किया है कि मॉनसून सेशन में कैसे प्रोडक्टिविटी घट रहा है। लोकसभा का प्रोडक्टिविटी इट वाज लाइक 40% और राज्यसभा का इट वाज 48%। और इसमें दो बिल हैं, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। प्रोडक्टिविटी इश्यूज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, ये दूसरा डायमेंशन कि वो बोल रहे हैं राइटर की उसका प्रोडक्टिविटी घट रहा है राज्यसभा और लोकसभा का 47% एंड 42%। तीसरा है कि फॉल इन परसेंटेज ऑफ बिल्स बीइंग रेफर्ड टू डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तीसरा डायमेंशन ये डिस्कस करते हैं। उन्होंने इस पे डेटा दिया कि 14th लोकसभा, 15th लोकसभा और 16th लोकसभा, इसमें जो बिल्स रेफर किए गए थे दे आर डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बिल्स। 60% था पहले, फिर 71% था, फिर 27% हो गया है। और उन्होंने इसका रीजन भी दिया है क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इन हरी टू पुश बिग टिकट रिफॉर्म्स। अब नेक्स्ट डायमेंशन जो है डिस्कस किया है सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरिंग बिल टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। इस पे राइटर ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा है कि चूंकि वो ऑब्लिगेटरी, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर गवर्नमेंट टू रेफर अ बिल टू DRSC, लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो कहता है कि करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। और अगर नहीं किया जाए तो बिल का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। बिल रिमेन्स जस्ट अ ब्यूरोक्रेटिक कन्वीनियंस पीस ऑफ लेजिस्लेशन। और उन्होंने एग्जांपल दिया है 3 फार्म लॉज का, 3 फार्म बिल्स का, कैसे वो फेल हुआ, उसको रेफर नहीं किया गया था। दूसरा डायमेंशन वो डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बिल बाय पार्लियामेंट्री कमेटी। बहुत सारे बेनिफिट्स गिनाते हैं। वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट और टेनर एंड एम्बियंस ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में डिस्कशन होता है, कोई शोर हल्ला नहीं होता है, और जो भी डिस्कशन होता है वो लेजिस्लेशन का कंटेंट, इट एड्स वैल्यू टू द कंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, और सभी लोग एक कंसेंसस में रीच करने की कोशिश करते हैं इस कमेटी में। तो एक बहुत पॉइंट्स दे रहे हैं वो क्यों अच्छा होता है, व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू रेफर। फिर एक ही कहते हैं कि देयर सम सॉर्ट ऑफ ओनरशिप, सभी मेंबर्स जो हैं चाहे वो अपोजिशन के हैं या फिर okay, Nilima is telling that to explain in English. So he is telling that in this dimension, Nilima, I'm explaining that how in today's lead article of the Hindu, what are the main idea, what is the main idea, and how the writer is discussing it in different dimensions. Okay, so I was discussing the dimension of the benefits of examination of bills of parliamentary committees. They reach consensus, and there is some sort of ownership related to the bill with members of the committee, and the government has majority. So the writer is telling that government should not be averse to referring the bill to parliamentary standing committees. Why? Because in those committees government is in majority, so they should not fear. And secondly, that they are very skilled and experienced ministers are there, so they contribute positively to the discussion of the bill as compared to the Lok Sabha, the question hour and the 0 hour. He is also giving the reasons behind not referring the bill to parliamentary committee, and the only reasons he gives that it is not that the government is in hurry or something like that, but the main reason is inaction and ignorance of ministry concerned. वो कहते हैं कि मेन रीजन है बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में नहीं रेफर करने का, वो है इनएक्शन एंड इग्नोरेंस ऑफ मिनिस्ट्री। फिर एक और डायमेंशन वो डिस्कस करते हैं सजेशंस टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। वो फिर सी दिस इज द ये he is giving this point towards the end. वो करीब 13 पॉइंट्स सजेस्ट करते हैं, एंड दिस इज टुवर्ड्स द एंड। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं तो लास्ट में लोग सजेशंस लिखते हैं। तो अगर हमें एडिटोरियल अगर हम पढ़ें, ध्यान दें तो देखें कि हम लोग एडिटोरियल अगर हर दिन पढ़ें तो we'll see that towards the end of the editorial
writer generally gives suggestion. This is a very good method of ending any essay. So he gives 13 suggestions that there should be trust among parliamentarians. The speaker in Lok Sabha should have the authority to refer any bill to standing committee, and actually the process should be automatic. Any bill should be automatically referred to the parliamentary committee. Something, these all suggestions are there, and there should be no whip in the parliamentary committee. Committees, there should be a fixed timeline within which committee should discuss and return the bill. So these are all sessions given by the writer. और एक और वन मोर पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिटोरियल्स का, वो है थॉट्स एंड ओपिनियंस. इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट. दिस थॉट एंड ओपिनियन, critically analyzing these thoughts and opinions builds originality. It helps us in building our own original thoughts. जो originality की मैं बात कर रहा था, I was talking about the building originality and its importance. So this is the main part which will help us in building originality, thoughts and opinion parts. If we discuss it critically, then it will help. Okay. So let's return back to the presentation. So I was explaining that if we understand the structure of the editorial before reading the editorial, then it will help us in solving all our problems that are facing in editorials, whether it be time, complexity, not able to understand, etc., etc. Okay. Now let's move to, we'll discuss the different benefits of reading editorials. क्या benefits हो सकते हैं, prelims में कैसे benefit उठाएं, mains preparation में कैसे benefit उठाएं, essay writing में कैसे benefit उठाएं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया है, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन कैसे हम लोग इंप्रूव करें, और एक और जो है ओरिजिनलिटी बिल्डअप, ये भी हम लोग डिस्कस करें. सो फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन हाउ टू यूज एडिटोरियल्स फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो इसमें एक नवीन कुमार हैं, नवीन कुमार चंद्रा, एसडीएम एंड एसडीओ वेस्ट बंगाल कैडर में, ये 2018 में इन्होंने क्वालिफाई किया था. तो इनका कहना है, ही सेज दैट व्हाइल रीडिंग एडिटोरियल्स, व्हाटएवर टर्म्स दैट यू कम अक्रॉस, you should note it down. You should know what was that term. You should know its definition. Why is it in news? What is the issue around it? You should know all those things. And koi organizations hai, if there is any organization in the in news, in editorials, you should also know about it. Why it is news? What are the issues around it? Is there any policies, key concepts, data points, facts, etc., etc. These all things help us in prelims. How does it help us in prelims? So we know that the main problem in prelims, why people cannot qualify prelims, is the unknown questions part. Prelims question में करीब 50 से 60 questions unknown होते हैं. How much we prepare, no matter how much you prepare, वो questions हम लोग के, we cannot solve it so easily. वो directly हम लोग solve नहीं कर सकते first round. So ये सब, knowing all these things, जो भी टर्म्स एंड जो भी अननोन टॉपिक्स हैं, अननोन और जो ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज, टर्म्स इन न्यूज, पॉलिसीज इन न्यूज, कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज, डेटा पॉइंट्स, फैक्ट्स, ये सब पढ़ने से इट हेल्प्स अस इन टेकिंग अ इन्फॉर्म्ड गेस इन दोज अननोन क्वेश्चंस. If you read, if you hear the interview of most of the successful people, they say that if you know the what of everything, means you know the definitions, what are the things that are in news, then you can easily take decisions in those unknown questions. और ये एक मेजर स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स प्रिपरेशन का, knowing the what of everything. जो भी टर्म्स, जो भी प्लेसेस न्यूज में है, जो भी टर्म्स न्यूज में है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में है, जो भी पॉलिसीज न्यूज में है, you should know what at least some 2-3 points about it. This is one of the major strategies of prelims preparation. So we deal it in editorial notes, terms in news. There is one section in editorial notes which is called terms in news. तो what we do in this, that जो भी एडिटोरियल्स में टर्म्स आते हैं, तो उसको हम लोग we give some definition, we give some write up about it, so that people, the aspirants who are reading editorials, they do not have to do some extra work, extra effort to in searching about those words and making notes about them and doing research about them. So it makes their efforts easy. आज के एडिटोरियल नोट्स का मैं आपको दिखाता हूँ, आज के एडिटोरियल में क्या टर्म्स इन न्यूज है. फॉर एग्जांपल
ये आज का एडिटोरियल नोट्स है। तो इसमें आज के एडिटोरियल्स के लीड आर्टिकल्स में क्या क्या टर्म्स, आज क्या क्या न्यूज में था। तो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 ये था न्यूज में। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 ये भी न्यूज में था। इसके सारे राइटअप दिए गए हैं। डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इस पे भी राइटअप दिया हुआ है। सो दीज ऑल थिंग्स हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग आवर टाइम एंड एफर्ट इन रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। इस एडिटोरियल्स को कैसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी। हाउ टू यूज दिस एडिटोरियल्स, हाउ यू कैन यूज दिस एडिटोरियल नोट्स टू, आप कैसे यूज करें इस एडिटोरियल नोट्स को, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग जस्ट कुछ देर बाद। अब असिस्टेंस इन मेंस प्रिपरेशन, इसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई एडिटोरियल्स को क्यों पढ़ना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो मेंस में जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, कमेंट, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और उसको आंसर राइटिंग में भी कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडिटोरियल्स दे डील विद द करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स का दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूज, एक होता है एनालिसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इशूज। न्यूज, सारा न्यूज को जानना, न्यूज इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स के लिए, न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यू शुड नो द व्हाट ऑफ एवरीथिंग, सब न्यूज के बारे में आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ प्रीलिम्स। एंड एनालिसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इशूज, यू शुड नो द मेजर सोशियो इकोनॉमिक इशूज इन न्यूज, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ मेंस। दोज एनालिसिस यू हैव टू आंसर in written answers. Now the core demand of UPSC. This image is of the notification of UPSC 2022. दिख रहा है आप लोगों को? इसमें यूपीएससी ने साफ साफ कहा है कि the mains examination is intended to access the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. UPSC examination is all about assessing how deeply you understand any topic, whether it be prelims, whether it be mains. आपके डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है, और ये यूपीएससी ने साफ साफ लिखा है अपने नोटिफिकेशन। अब यूपीएससी अब नॉलेज, इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करना है इसको और हम आगे समझते हैं। यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का दो पार्ट है, एक है नॉलेज एक्विजिशन और दूसरा है नॉलेज एप्लीकेशन। नॉलेज एक्विजिशन के तीन पार्ट हैं। एक है रीडिंग, जो कि हम लोग बुक्स या फिर जो भी स्टैटिक पार्ट करंट हैं जो रीड करते हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग। अगर कोई भी चीज हम जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा हमें, और जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना अच्छा मेमोराइजेशन होगा। The more we read, the better we read, the better we understand, and the better we understand, the better we memorize. It is easy to memorize. And what is the objective criteria of good reading? हम लोग ने कहा reading leads to understanding and understanding leads to memorizing. So what is good reading? So there is one objective condition which says that good reading is what? So good reading is double reading or multiple reading, reading something again and again. इस बार के जो टॉपर हैं यूपीएससी के, she says that she read it multiple times, more than 15-20 times. So double reading वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। The more you read, the more you understand, and the more you understand, the more you remember. This is the objective criteria for good reading. So इसको और the importance of double reading को highlight करने के लिए I am sharing the thoughts of Srinivas Rao. He is host of the Unmistakable Creative podcast. So he has some opinions. These opinions are also shared by many other intellectuals, but just to give you one example, I am sharing his thoughts. So he says that most people think they are going to listen to something one time and change. बहुत लोगों को लगता है कि they will listen to something, कोई चीज एक बार पढ़ेंगे, कोई चीज एक बार सुन लेंगे, उनको सब चीज समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है. These things are not like that. Problem is that, he says further, that the subconscious mind doesn't work that way. There are so many things competing for the attention of your subconscious mind. It's only when you listen to something over and over that it manages to cut through the noise and your subconscious realizes its importance. It says that कि कोई भी चीज
nothing could be understood in first reading, because psychology does not work in that way. You have to read it again and again to understand it, to make it to enable the things to sink deep in your mind. And he shares many benefits. Pehla hai ki benefits of double or multiple reading. You are more likely to remember the information. I've discussed reading again and again builds understanding, and understanding builds memorization. You'll catch things you missed in the first time around. Many people share that when you read it second time, you realize that there are many more things than what you realized in your first reading. So if you do multiple reading, you'll realize the actual content of the topic, actual content of the article. Okay, and third is the impact of information lasts. If you do multiple reading, when you revisit something over and over again, the impact of information actually lasts. इसको ऐसे समझिए आप, if you go to some new place first time and you go to the same place second time, then the impact you become more familiar to the place. इसको ऐसे समझिए. So the impact of the information lasts on double reading. Writer Vincent Marsh says reading twice allows us to pay more attention to style, syntax, how the writer tells the story instead of what happens. It's all about understanding. If you read more, you understand more aspects of the essay or the article. One more intellectual, Vladimir Nabokov, he says that when we read a book for first time, the very process or the laborious moving our eyes stand between us and artistic appreciation. But at the second, third, or fourth reading, we do, in a sense, behave towards a book as we do towards a painting. He says that once you read something twice or more, the article becomes a piece of art. वो मतलब कि the article does not remain some unfamiliar piece of work towards you. You read it more than once, it becomes an art. You appreciate it, you understand it, you actually relish it. So if you read editorials twice, so you'll actually start relishing the editorials. जो डर होता है editorials की तरफ, the first पहली बार हम लोग editorials देखते हैं, तो जो डर होता है वो खत्म हो जाएगा second reading. We'll start loving the editorials, so loving the idea, loving our efforts to read editorials. अब how to use Shanvi editorial notes for multiple reading. तो अब ऐसा नहीं है कि Shanvi editorial notes है तो it's an extra work, extra burden है कि नहीं ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको Shanvi editorial notes सिर्फ आपको देखना है. You have to do fast reading. आपको editorials पढ़ने के पहले, if you are in habit of reading editorials and if you want your problems to be solved of time, complexity, understanding, memorization, making notes, etc., what you have to do is just before reading a newspaper editorials, go through the editorial notes of that editorial. So to understand the structure of the editorial, you do a fast reading. First step is what? Use Shanvi editorial notes before reading editorials. Second, quickly go through the notes of relevant article. जो भी article है, उसके corresponding जो editorial notes हैं, you just quickly go through it. The editorial notes are made in such a way that it will be very easy for you to skim through it. आप एक बार देख लेते हैं, within 1 minute or 2 minutes, you will understand everything about the article. What are the major dimensions? What are the major points? वो सारा समझ में आ जाएगा. All important points are there and all important points are underlined. And बहुत अच्छे से वो they are organized in a very good way, very good fashion. So it's very easy to go through all the editorial notes. And once you go through editorial notes, fast, within 1 minute, within 2 minutes, you'll understand everything about the editorial article. And once you understand the structure, everything, what are the dimensions, what are the points, it will be very easy for you to read editorials. Or the thing is that when you read the editorials after going through the editorial notes, it will amount to double reading. वो आपका double reading हो जाएगा. So it will add to your understanding of editorial. जो भी आपका problem था, time का, understanding का, आपका memorization का, it will get solved. Why? Because you are doing double reading of the editorial. आप पहली बार में editorial notes को पढ़िए within 1 minute and second आप editorials को पढ़िए. ये आपका double reading हो जाएगा. और बीच में if you are reading editorials and if you do not understand anything, just go back and refer to the editorial notes. बहुत it's like आपको बहुत इजी हो जाएगा editorials पढ़ना और समझना और memorize करना. और secondly, after reading editorials, you can keep it as a notes.
You can read it in future times. You have to you don't have to work very laboriously making all notes. All notes are there, all points are there. You have to just underline thing, you have to just underline important points, or you have to just go through it once more. That's it. So आपका जितना भी जो लेबर था, जो मेंटल लेबर यू गो, मेंटल जो होता है ना मेंटल ब्लॉक, nobody wants to read editorials every day, but once you know the structure, वो mental block गया वो, so it will very आपका reading speed बहुत बढ़ जाएगा. So here आप time cut करेंगे, will cut time. आपका people say that they reduce reading time of reading editorials by 50%, 50% तक घटा लेते हैं अपना reading time. और understanding भी proportionately you understanding is increased, effectiveness of reading editorials वो बढ़ जाएगा. So third step is identify how thought of the writer is arranged in terms of dimension, points, and facts. And fourth, now read editorial's article and try to find dimensions and points, identify the notes. कोई भी point आप पहली 2 बार पढ़ेंगे, वो आपको automatically आपका वो it will have a lasting impression. So मैंने आप लोगों को आज का न्यूज़पेपर एडिटोरियल आप लोगों को दे दिया है WhatsApp पे. So people who have not got, they may message me. I will send them, and I will also, those who have registered will give 7-day free trial. कोई जरूरी नहीं है, I am not forcing anyone, nothing. You just go through them 7 days. और आप लोगों ने जो रजिस्टर नहीं किया वो जस्ट टेलीग्राम चैनल के थ्रू आए हैं. You just write, you give your WhatsApp number here, and I will give you a 7-day free trial. You just go through this editorial 7 days. And if you feel nice, you tell me. Okay. So how to use Sandway tutorials? See, देखिए Sandway tutorials में जो भी dimensions है वो topic wise में दिए हुए. Dimensions are covered in form of topics. The editorial है why many ways of helping Sri Lanka. ये editorial था 31st अगस्त का, जिसमें writer was telling कि why India should help Sri Lanka. So he was giving dimensions, why ways of helping Sri Lanka. Helping Sri Lanka's dairy, मतलब कि different sectors को help करना चाहिए. He was giving different dimensions. So I'm just showing in this photo how different the notes are arranged. Dimensions are arranged in terms of topics, और फिर उसके अराउंड उसमें points दिया रहता है. Points are given within the heading of topic. Okay, so it's very easy to go through it within 1 minute. If you take around 10 to 15 minutes for reading editorial, you can read in within 5 to 6 minutes with the help of this editorial notes. Now GS answer writing. अब GS answer writing, how editorials can help in GS answer writing. GS मैंने पहले भी डिस्कस किया, discussed before also, कि in mains question is all about analyzing socio-economic issues, and those analysis is done in terms of the directive words. तो क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड होता है discuss, analyze, critically analyze, examine. तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स के अंदर you have to analyze the socio-economic issue. And if you see the newspaper editorials, actually same thing is being done in newspaper editorials. For example, ये 8 सितंबर का आर्टिकल है, the hits and misses in TASDIO's tariff petition. This article is actually discussion. The directive word is a discussion on Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited new tariff policy. उस पे एक डिस्कशन है. Again, one article is there of 7th August 2022. The article India 7% plus annual growth and the realities. This article is actually analysis of the real GDP growth estimate of 13.5% in first quarter of 2022-23. The first quarter of 2022-23, it saw GDP growth of 13.5%. So this article is actually an analysis of the real analysis. How far it is true, how far it is not true, how far it can benefit or not benefit, or what should be done to sustain it, example, etc. etc. इसका एनालिसिस है ये आर्टिकल. क्रिटिकल एनालिसिस ये आपका 6 सितंबर 2022, Gobarchev, Macroeconomic and Gandhi, critical analysis of capitalist system government. So Mikhail Gobarchev, he died on 5th of September. So unke around this is a critical analysis of capitalist system government. Russia turned from socialist to capitalist. Capitalist after breakdown of USSR,
रशिया में जो सोशलिस्ट सिस्टम थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, थोड़ा बहुत हद तक कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया। तो उसी का क्रिटिकल एनालिसिस है कि हाउ द कमिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया इट इम्पैक्टेड रशिया एंड द सोसाइटी। उसका क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब मोर टुवर्ड्स द अगेंस्ट साइड। देयर आर टू साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट, प्रो एंड अगेंस्ट। तो उसका अगेंस्ट साइड, उसके उसके नेगेटिव साइड से उसको देखना, दैट इज क्रिटिकल। और नेगेटिव साइड से उसको एनालिसिस करना कि हाउ इट इज गुड और हाउ इट इज बैड, दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये आर्टिकल बेसिकली उसी के ऊपर था। तो हैविंग अंडरस्टूड दिस कि हाउ द डायरेक्टिव वर्ड ऑफ द मेंस क्वेश्चन कैन बी अंडरस्टूड, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, वी डू आंसर राइटिंग, और उसमें आता है डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस, क्रिटिकल एनालाइज, एग्जामिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हाउ टू एड्रेस that directive word, we can learn from these editorials. And the better we understand these editorials, the better we understand how to address those directive words. That part done. Second part is benefits of structuring. तो आपको editorial notes मिल जाएगा, you will get that editorial notes, you will understand the structure of the editorial, the structure of the ideas and etc etc. So benefit क्या होगा? The biggest benefit is that whatever you will remember all points under some dimension. जो भी आपकी बुद्धि में जाएगा, whatever that will go into your brain, it will go under some structure. So all the things, all the points will be stored into your brain in some structured format. And when जब आप आंसर को लिखने, when you write means examination, those points will come under some structure. It will be easy for you to structure your answer. मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस होता है, देयर आर 20 क्वेश्चंस, तो करीब 10 क्वेश्चंस तो यू नो, ओके, बट 10 क्वेश्चंस आर लाइक दे आर अननोन। आपको नहीं पता होता उसका स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा। और इफ योर स्ट्रक्चर, इफ योर थॉट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, इफ योर थॉट्स एंड व्हाटएवर कंटेंट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, it's very hard to structure answer in a real examination hall. The more your thoughts are structured, the more it is easy to structure your answer in real examination hall. It's more easy to address the unknown question, the complex question. And the more it is easy to structure the complex question, the more better is your time management. आप कम से कम समय में आंसर लिख लेंगे, अच्छा आंसर लिखेंगे। So ये बेनिफिट होता है स्ट्रक्चर करने का। और ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? The more you structure your thoughts, the more you structure your answer. That same is reflected in your answer. So ये editorial notes, editorials को आप use कर सकते हैं to structure your thoughts, to structure your notes, and increase your performance in means examination. So it is idea presented in editorials can be arranged in dimensions. So I've discussed previous कि editorials का structure क्या होता है। Main idea होता है, फिर बहुत सारे dimensions होते हैं, उस dimensions के अंदर बहुत सारे points, facts, etc होते हैं। So once you know the structure, which will become very easy if you use editorial notes. Dimensions are important for discussing or analyzing topics, and editorial notes explicitly brings out all dimensions and all points mentioned in the editorial. कोई points नहीं छोड़ते हैं, सब वो मिल जाता है। Now clues about essays. अब essay का clue हम लोग तभी पता कर सकते हैं when we do double reading. First reading of editorials में हम लोग we are not in a position to understand the clues about essays. Only in second reading, एक बार जब हम लोग ने पढ़ लिया है, we are comfortable with the editorials, the idea, then only we can take clues about essay writing. those editorials are actually those are essays. वहाँ पे एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छा कंक्लूजन होता है, a very good introduction, very good conclusion, the paragraphs are structured very nicely. If you read editorials carefully, you will see that there is no extra thing that is written. Everything is written very concisely. There is nothing wasteful use of words. Very very nicely they are written, so you can know how their ideas flow. See, what are the components of essay? The structure of the essay, introduction, body, conclusion, structure of paragraph, the flow of thoughts, how different thoughts are interlinked,
how different thoughts are interlinked, the style of writing, how to substantiate some point, how to argue some point, etc. etc. ये सारे points होते हैं एक essay को लिखने के. और and the best place to learn all this thing is editorials. कोई भी class, essay class will not teach you all these things. Unless you yourself analyze editorials on all these aspects, will you learn the clues about writing essay. So this is the important. मैंने आपको डिस्कस किया कि prelims के लेके, GS आंसर को लेके, and essay को लेके, how important is this editorial and understanding the editorial. तो मैंने डिस्कस किया introduction, structuring and subheading. If you are analyzing how the clues about essay, what you should analyze in an editorial. Introduction, what is the introduction, कैसे लिखा गया है, उसका structuring क्या है, essay का, and subheading, what are subheadings under which the ideas are presented. Second है structure of paragraph and transition. एक idea से दूसरे idea में how the writer is transitioning from one idea to other. This is very important part of essay. If you improve all this part, you will get very good marks in essay. तीसरा है ideas, reasoning, argument, substantiation. These things are like कहीं भी we are not taught anywhere. These things, how to present idea, how to reason ideas, how to reason the main idea, the topic, what is given. और आजकल तो topic they are coming very complex, philosophical. These things becoming more and more important. How to reason things, how to present arguments, how to substantiate your arguments, etc., etc. And finally, conclusion. If you read editorials, you will see that they give the conclusions are futuristic. They are suggestions. They are positive. They are positive. The conclusions are presented. It's positive thoughts. But how to present, you can learn only from reading editorials. And lastly, building originality. और उसका originality कैसे build होगा? Originality build होता है. What is originality? Originality is something which is unique to you, जो आपका अपना है. Current Affairs magazine का पढ़ के उसको रट के by memorizing the content of Current Affairs magazine will not bring originality in your thoughts or in your answers. That will only lead to herd tendency, and herd tendency is severely penalized in UPSC examination. आप कोई भी UPSC aspirant जो कि मेंस लिख चुका है, you ask this thing. Herd tendency. आप अगर there are two people who are writing essay, and both people write same essay in same examination hall, they will get poor marks. You ask any mentor, any teacher, or any experienced person, any qualified person, these things. Herd tendencies are severely penalized in UPSC examination. No matter how good you write, if it is herd tendency, if you examiner finds that this is a part of herd tendency, you are blindly following someone, he will not give marks. He will give average marks. But at the same time, if examiner feels that this is an original idea, person has some originality. He sees originality in terms of ideas, in terms of points, facts, case studies, dimensions, presentation, figure. You can present, express your originality in any form in answer. So originality is that aspect which will give you extraordinary marks in mains examination, and which will give you IAS rank above all. और originality कैसे बनेगा? तो editorials में there are some opinions in every editorial. एक तो topic, एक तो topics रहता है, main topic. उसके नीचे एक subheading रहता है. You can take it as an opinion or thought. There are many more opinions, and that we bring out in our editorial notes. So what you have to do is you have to do critical analysis. Critically, you have to think critically over it, positively also and negatively also. The best way is discussion, group discussion. You sit in a group, 3-4 person, and every person bring out a different idea. आपने ये experience किया होगा जब कोई भी चीज, if you some person is you are discussing some idea, and some person presents some critical thought. What you say, person speaks opposite to it, opposite to what you speak. Then it is at that point of time that your brain starts working. It starts analyzing. Internal analysis होता है कि वो कैसे how the idea, critical idea presented by the other person is correct, and in that process it builds मतलब कि you will build up your own idea. In critical discussion, when you discuss, I showed you this diagram.
this diagram in the beginning of समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन में बहुत सारे outcomes of I compared समुद्र with newspaper editorials and the tool as editorial notes, and your critical mind, the positive thought and negative thought as two critical sides by which you can do analysis of editorials, and then many benefits will come out. One is building originality. So your original thought process will be built only when you do some critical analysis, some critical thinking of the opinions given in the editorials. Editorials में जो ओपिनियंस दिया होता है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके ही आप अपना एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस बना सकते हैं, एंड दिस विल कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग ओरिजिनलिटी इन योर आंसर्स इन जीएस मेंस आंसर. ओके, और ये अदर बेनिफिट्स हैं आपका एडिटोरियल नोट्स का. आपका द मोर यू सेव टाइम, यू कैन गिव मोर टाइम टू आंसर राइटिंग, मोर टाइम टू डिस्कशन, मोर टाइम टू एमसीक्यू सॉल्विंग, मोर टाइम टू. हाँ, एक चीज, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मेकिंग फिगर्स. बहुत लोग, मेनी पीपल व्हाट दे डू, दे मेक नोट्स, लेकिन इफ अगर आप फिगर बनाएं, जो भी एक कोई आर्टिकल है, कोई एडिटोरियल है, उसके सेंट्रल आइडिया के अराउंड कोई फिगर आप बना पाए, देन इट विल हेल्प यू मोर इन स्कोरिंग मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि यू नो द बेटर द प्रेजेंटेशन, द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, द मोर इज द मार्क्स. सो ट्राई एक्सप्रेसिंग आइडियाज in form of figure, flow charts, schematics, so it will help you in the presentation. So आप जितना टाइम एडिटोरियल्स के नोट्स बनाने में दे रहे हैं, you can save it by using editorial notes, and जो टाइम बच रहा है उसमें आप do these exercises, make figures. वो आइडिया के अराउंड एक फिगर बनाइए, उसको उसका नोट्स बनाइए. it will help you more. वो आपको एक्स्ट्रा स्टेप, एक्स्ट्रा जो बोनस पॉइंट्स हैं वो आपको देगा. Everyone is getting? So thank you everyone. This was our presentation for today. If anyone has any question, they can ask. Or have you understood कैसे you can solve all the problems? आप लोग को समझ में आया? You can come up. You can write in chat or you can come up. Anyone? समझ आया? किसी को ये पूछना है आपको? बहुत लोगों को मैंने इफ एवरी जो जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, फिर ऑल्सो समझ में आया, तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया है तो उनको 7 डे फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा कल से. आप देखिए, आप यू सी हाउ इट इज बेनिफिटिंग यू. अगर आपको बेनिफिट करता है, यू कंटिन्यू विद इट एंड गिव अ फीडबैक. ओके, अगर आप में से जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, जो टेलीग्राम से आए हैं, यू कैन लीव योर व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर. आपका फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा कल से. यू कैन ट्राई कि इफ इट हेल्प्स और नॉट. सर ऐसे के लिए भी कोई सेशन होने वाला है? ऐसे का बेनिफिट्स मैंने समझाया ना, इससे समझाया, आपको समझ में आया ऐसे वाला पार्ट पीयूष? हाँ सर, लेकिन सर ऐसे में जैसे माइंड मैपिंग होता है सर, मुझे उसका एक सेशन मतलब मुझे जानना था कैसे माइंड मैपिंग करते हैं वो सब के लिए. ठीक है, मैं ले लूंगा वो. देखिए, मैं यही समझा देता हूँ ऐसे वाला पार्ट. एक मिनट, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन. देखिए पीयूष, यस सर. ऐसे अब कोई भी एडिटोरियल्स एक ऐसे होता है, राइट? अब जैसे लीड आर्टिकल है, आज का लीड आर्टिकल है पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एसेंशियल पिट स्टॉप, ये एक ऐसे है. तो ऐसे कैसे लिखना है उसको समझने के लिए आपको तो ये समझना पड़ेगा कि ऐसे में ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो ये एडिटोरियल नोट जैसे आज का है, उसमें सारा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा इन टर्म्स ऑफ ये जो डायमेंशन जितने हैं,
वो टॉपिक के अंदर दिए हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जैसे पहला डायमेंशन है मॉनसून, मैंने डिस्कस किया, आप लेट से ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, पहले मैंने डिस्कस किया था इसमें। बहुत सारे डायमेंशन है इसमें, डायमेंशन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, फिर जो मॉनसून सेशन हुआ था उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, फिर कैसे जो बिल जो रेफर हो रहे हैं वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के वो कम हो रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है रेफरिंग अ बिल टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, बेनिफिट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बिल बाय पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सारे डायमेंशंस हैं, इसके अंदर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारा ये आज के लीड आर्टिकल का स्ट्रक्चर है। आप एक बार स्ट्रक्चर आपको मैंने आज का भेजा है ना, आपका ये मैंने आपको भेजा है इसके एडिटोरियल नोट्स। तो Yes. लीड आर्टिकल को आप ये पहले एडिटोरियल को पढ़ लीजिए, क्या क्या स्ट्रक्चर है, फिर लीड आर्टिकल को पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे क्या है, इंट्रोडक्शन क्या लिखा गया है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, आइडियाज क्या है, आइडिया फ्लो कैसे कर रहे हैं, कंक्लूजन कैसे लिखा गया है, सब्सटैंशिएट कैसे किया गया है, रीजन कैसे किया गया है। आप एक बार स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, मेन डायमेंशंस मेन आइडिया समझ जाएंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा लीड आर्टिकल का ऐसे समझना। और एक बार आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लिखें कैसे। तो आप एक बार ये एक्सरसाइज कीजिए, और फिर आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप मैसेज कीजिए। ठीक है पीयूष? Sure, sir. आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद लीड आर्टिकल पढ़िए, फिर देखिए आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी को एनीवन एल्स हु वांट्स टू राइट समथिंग, who wants to ask something? Anyone? किसी को डाउट है? Okay, so thanks a lot. ये I will try to take this session every Friday, so you can connect every Friday. So if anyone has any doubt, you can connect me even on Telegram channel. Thanks, Viraj. Viraj, you have registered and you will get a free day, a 7-day free trial from tomorrow. So Yes, sir. just see कि आपको ये बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिन्होंने भी लिया है इसको, तो they are giving very good feedbacks about this editorial note. So you can just go through it. आप editorial note पढ़ते हैं हर दिन विराज? Yes, sir. पढ़ते हैं। तो आप एडिटोरियल पढ़ने के पहले तो आपको इशू होता है, आपने लिखा है कि आपको इशू होता है टाइम का, राइट? यस सर, मेन इशू टाइम का होता है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा चले जाता है एक ऑडिटोरियल पे। उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे अभी तो 3-4 और पढ़ने हैं, मतलब ऐसे सर। टाइम तो जाता है और मेहनत भी जाती है, बहुत सारा माइंड का बहुत एनर्जी चला जाता है। तो आप जस्ट ये एक्सरसाइज कीजिए, कल मैं आपको एडिटोरियल नोट्स दूंगा। आप कितने बजे पढ़ते हैं एडिटोरियल विराज? सर मतलब मैं 10 से 11 में करता हूँ द हिंदू, सुबह मॉर्निंग। हाँ, तो 10 से 11 तक आपको कल 10 से 11 तक नोट्स मिल जाएगा, एडिटोरियल नोट्स। एक बार आप कल करके देखें, एडिटोरियल नोट्स को बार पढ़ लें, उसके बाद एडिटोरियल पढ़, उसके